नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा के कंप्यूटर ज्ञान खंड से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर गहराई से बात करेंगे। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे परीक्षा के पैटर्न और सवालों के स्तर का अंदाजा लगता है। तो हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं होगा, बल्कि हम हर सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे भी विस्तार से समझेंगे, ताकि तैयारी और भी मजबूत हो सके। जी, तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। प्रश्न है, कौन सा तंत्र रिमोट सर्वर के CLS-ID के लिए एक स्थायी कनेक्शन बनाए रखकर OLE में ऑब्जेक्ट लिंकिंग को संभालता है? और हमारे विकल्प हैं ए बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब BLOB इंडेक्सिंग, बी एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, सी SMTP और डी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कॉम। ये थोड़ा तकनीकी सवाल है। जी, और इसका सही उत्तर है डी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल COM। कॉम माइक्रोसॉफ्ट की एक तकनीक है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को एक दूसरे से संवाद करने देती है। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कॉम एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है जो दो अलग सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ काम करने में मदद करता है। एकदम सही। जब हम OLE यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सेल की शीट को वर्ड डॉक्यूमेंट में डालना, तो कॉम ही वो कनेक्शन बनाता है जिससे दोनों प्रोग्राम्स जुड़े रहते हैं। समझ गई, यही वजह है कि हम एक प्रोग्राम में रहते हुए दूसरे प्रोग्राम के फीचर्स इस्तेमाल कर पाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा है। विंडोज 10 या 11 में ऐसा कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जिससे हम टास्क बार पर पिन किए गए ऐप्स के बीच एक एक करके स्विच कर सकते हैं? विकल्प है विंडोज कुंजी +T, ऑल्ट +टैब, विंडोज कुंजी +टैब और कंट्रोल +ऑल्ट +टैब। ये तो काफी उपयोगी शॉर्टकट लगता है। हाँ, और इसका सही जवाब है ए विंडोज कुंजी +T। जब आप ये शॉर्टकट दबाते हैं तो टास्क बार पर मौजूद ऐप्स पर एक एक करके सिलेक्शन जाता है और आप एंटर दबाकर उसे खोल सकते हैं। ये ऑल्ट +टैब से थोड़ा अलग है ना? जी, कैसे? ऑल्ट +टैब हमें उन सभी प्रोग्राम्स में स्विच करने देता है जो पहले से खुले हुए हैं, जबकि विंडोज कुंजी +T खासतौर पर सिर्फ टास्क बार पर पिन किए गए ऐप्स के प्रीव्यू को दिखाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए अब नेटवर्किंग की दुनिया में चलते हैं। तीसरा प्रश्न OSI मॉडल के बारे में है। OSI मॉडल की कौन सी परत लॉजिकल एड्रेसिंग का उपयोग करके अलग अलग नेटवर्क्स पर डेटा पैकेट को सही रास्ते पर भेजने यानी रूट करने के लिए जिम्मेदार है? OSI मॉडल की परतें? जी, और विकल्प हैं डेटा लिंक परत, सत्र परत, नेटवर्क परत या परिवहन परत। इसका सही उत्तर है सी नेटवर्क परत, मतलब नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। हाँ, नेटवर्क लेयर का मुख्य काम ही रूटिंग है। ये IP एड्रेस जैसी लॉजिकल एड्रेसिंग का इस्तेमाल करके तय करती है कि डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो नेटवर्क लेयर एक तरह से इंटरनेट का पोस्टल सिस्टम हुआ। जैसे पोस्ट ऑफिस हर चिट्ठी पर पता पढ़कर उसे सही शहर भेजता है, वैसे ही नेटवर्क लेयर हर डेटा पैकेट पर IP एड्रेस पढ़कर उसे सही नेटवर्क तक पहुंचाती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसे समझना आसान हो जाता है। अब अगला सवाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है। मान लीजिए आपके पास एक रेंज है और आप उसमें से केवल उन सेल्स को गिनना चाहते हैं जो किसी खास शर्त को पूरा करते हैं, तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? ये तो बहुत आम जरूरत है। जी, विकल्प है ए इक्वल्स काउंट इफ A1 A10, 10, बी इक्वल्स काउंट ब्लैंक, सी इक्वल्स काउंट और डी इक्वल्स सम इफ। इसका सही उत्तर है ए इक्वल्स काउंट इफ। काउंट इफ। हाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है ये काउंट करता है अगर कोई शर्त पूरी हो। अच्छा, काउंट इफ। जी, दिए गए उदाहरण में ये A1 से A10 की रेंज में उन सभी सेल्स की गिनती करेगा जिनका मान 10 से ज्यादा है। मतलब अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स 90 से ज्यादा मार्क्स लाएं, तो हम काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से डेटा एनालिसिस में ये बहुत काम आता है। चलिए अब बात करते हैं ईमेल सुरक्षा की। पांचवा प्रश्न है, ईमेल की सामग्री को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उसे एन्क्रिप्ट करने की सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है? हमारे पास विकल्प है SMMI, IMAP, SSL और SMTP। ये सारे प्रोटोकॉल ईमेल से जुड़े हैं। जी, लेकिन सुरक्षा के लिए सबसे खास है ए SMMI। इसका पूरा नाम है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। SMMI एक स्टैंडर्ड है जो ईमेल को एन्क्रिप्ट करता है जिससे सिर्फ सही व्यक्ति ही उसे पढ़ सके, और दूसरा ये डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी देता है। डिजिटल सिग्नेचर? हाँ, जिससे ये पक्का हो जाता है कि ईमेल उसी व्यक्ति ने भेजा है जिसने भेजने का दावा किया है। तो SMI ईमेल के लिए एक डिजिटल ताला और मुहर दोनों का काम करता है। ये न केवल सामग्री को गोपनीय रखता है बल्कि उसकी प्रामाणिकता भी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब कंप्यूटर के दिल यानी CPU की कार्यप्रणाली को समझते हैं। छठा प्रश्न, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान CPU का कौन सा रजिस्टर उस निर्देश को रखता है जिसे वर्तमान में डिकोड और निष्पादित किया जा रहा है? मतलब जो इंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है? जी हाँ, विकल्प है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। इसका सही उत्तर है सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी IR। जब CPU मेमोरी से कोई निर्देश लाता है तो उसे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ही रखा जाता है। अच्छा, यहीं पर कंट्रोल यूनिट उसे पढ़ता है, समझता है मतलब डिकोड करता है और फिर उस पर काम करता है। तो कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CPU की टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर वाला काम है जिस पर वो ठीक उसी समय फोकस कर रहा होता है। हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। अब थोड़ा प्रेजेंटेशन डिजाइन की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, ये एक आम समस्या के बारे में है। प्रेजेंटेशन बनाते समय जब आप सामग्री एडिट करते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स अपनी जगह से हिल जाता है। ऐसा किस डिजाइन त्रुटि के कारण होने की सबसे ज्यादा संभावना है? हाँ, ये तो अक्सर होता है। विकल्प हैं डिफॉल्ट लेआउट का उपयोग करना, प्लेस होल्डर का उपयोग न करना, टेक्स्ट बॉक्स की जगह प्लेस होल्डर का उपयोग करना और स्लाइड मास्टर में परिवर्तन। इसका सही उत्तर है बी प्लेस होल्डर का उपयोग न करना। प्लेस होल्डर का उपयोग न करना। जी, प्लेस होल्डर स्लाइड लेआउट के वो हिस्से होते हैं जो टेक्स्ट या इमेज के लिए पहले से बने होते हैं। वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगर आप इनकी जगह एक साधारण टेक्स्ट बॉक्स बनाकर कहीं भी रख देते हैं तो लेआउट बदलने पर उसकी अपनी जगह से खिसकने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब एक अच्छी और स्थिर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमेशा स्लाइड के बने बनाए लेआउट और प्लेस होल्डर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम सही, यह एक प्रोफेशनल आदत है। अब वापस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर आते हैं। आठवां प्रश्न, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की तुलना में माइक्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का मुख्य आर्किटेक्चरल लाभ क्या है? हार्डवायर्ड बनाम माइक्रोग्राम्ड। जी, विकल्प हैं कम बिजली खपत, इंस्ट्रक्शन सेट को आसानी से अपडेट करना, तेज निष्पादन गति और भौतिक गेट की संख्या में कमी।
इसका सही उत्तर है बी। इंस्ट्रक्शन सेट को आसानी से अपडेट करना। हाँ, माइक्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में निर्देश कैसे काम करेंगे इसकी जानकारी एक कंट्रोल मेमोरी में सॉफ्टवेयर की तरह स्टोर होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट में कोई नया निर्देश जोड़ना है तो आपको सिर्फ उस प्रोग्राम को अपडेट करना होता है। हार्डवेयर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, यह इसे बहुत लचीला बनाता है। तो ये हार्डवेयर की तुलना में सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। हार्डवेयर यूनिट पत्थर की लकीर की तरह है जिसे बदलना मुश्किल है, जबकि माइक्रोग्राम यूनिट एक ऐसी किताब की तरह है जिसमें आप नए पन्ने आसानी से जोड़ सकते हैं। बेहतरीन एनालॉजी। अब फिर से एक्सेल पर लौटते हैं। 9वां प्रश्न। एक शिक्षक के पास छात्रों के अंकों की सूची है। वे अन्य रिकॉर्ड्स को हटाए बिना केवल उन छात्रों को देखना चाहते हैं जिनके अंक 75 से अधिक हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एक्सेल टूल कौन सा है? अच्छा, डेटा को हटाना नहीं है, सिर्फ देखना है। जी, विकल्प हैं डुप्लीकेट हटाना, फ्रीज पेन, सॉर्ट करना और फिल्टर। और सही उत्तर है डी, फिल्टर। फिल्टर? हाँ, फिल्टर टूल डेटा को हटाता नहीं है बल्कि आपकी शर्त के आधार पर उन पंक्तियों को अस्थायी रूप से छिपा देता है जो शर्त को पूरा नहीं करती। और जैसे ही आप फिल्टर हटाते हैं पूरा डेटा वापस दिखाई देने लगता है। बिल्कुल। यह सॉर्टिंग से इसलिए बेहतर है क्योंकि सॉर्टिंग पूरे डेटा के क्रम को बदल देता है, जबकि फिल्टर सिर्फ यह नियंत्रित करता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है बिना मूल डेटा को छेड़े। एकदम सही। अब एक्सेल से ही जुड़ा 10वां सवाल। एक्सेल के एडिट मोड में किसी एक सेल के अंदर ही नई लाइन शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? मतलब एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस? जी, विकल्प कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर और टैब प्लस एंटर। सही उत्तर है सी, ऑल्ट प्लस एंटर। जब आप किसी सेल में कुछ लिख रहे हो और आपको उसी सेल में नीचे की लाइन से लिखना शुरू करना हो तो बस ऑल्ट प्लस एंटर दबाइए। ये बहुत काम का शॉर्टकट है, खासकर जब आपको एक ही सेल में कोई पता या लिस्ट लिखनी हो। इससे डेटा ज्यादा व्यवस्थित दिखता है। हाँ बिल्कुल। अब विषय बदलते हैं और साइबर सुरक्षा की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, नेटवर्क और सूचना सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन हॉर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स? जी, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, फाइलें चुराना या हटाना और हैकर्स के लिए एक बैकडोर बनाना। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मेलवेयर है जो किसी उपयोगी सॉफ्टवेयर के भेष में आता है। मतलब दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। बिल्कुल, यूजर उसे काम का प्रोग्राम समझकर इंस्टॉल कर लेता है, लेकिन एक बार सिस्टम में आने के बाद ये चुपके से अपना असली काम शुरू कर देता है, जैसे निजी जानकारी चुराना या आपके कंप्यूटर में गुप्त रास्ता बनाना, जिसे बैकडोर कहते हैं। जी, बैकडोर, जिससे हैकर बाद में भी आपके सिस्टम तक पहुंच सके। इसका नाम ग्रीक कहानी के ट्रोजन हॉर्स से लिया गया है, जिसमें सैनिकों से भरा एक लकड़ी का घोड़ा धोखे से शहर के अंदर लाया गया था। ये मेलवेयर भी ठीक वैसे ही धोखे पर काम करता है। बिल्कुल। अब 12वां प्रश्न देखते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन से जुड़ा है। एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में हार्डवेयर हैंडशेकिंग की क्या भूमिका है? इसका सही जवाब है डी, बफर ओवरफ्लो को नियंत्रित करके डेटा हानि को रोकना। हार्डवेयर हैंडशेकिंग? जी, ये डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इसमें भेजने वाला डिवाइस और प्राप्त करने वाला डिवाइस मतलब सेंडर और रिसीवर कुछ विशेष तारों से सिग्नल भेजते हैं। तो ये सिग्नल्स क्या करते हैं? जब रिसीवर का बफर भरने वाला होता है तो वो सेंडर को एक रुको का सिग्नल भेजता है और जब वो फिर से डेटा लेने के लिए तैयार हो तो भेजो का सिग्नल देता है। इससे डेटा का नुकसान नहीं होता। तो ये एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह है जो सुनिश्चित करता है कि डेटा तभी भेजा जाए जब आगे का रास्ता साफ हो। बहुत अच्छे से समझाया। अगला प्रश्न क्लाउड स्टोरेज से संबंधित है। क्लाउड पर अपलोड करने से पहले फाइल कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? फाइल को कंप्रेस क्यों करते हैं? सही उत्तर है बी, फाइल का आकार कम करना और स्टोरेज बचाना। कंप्रेशन एल्गोरिदम फाइल में से अनावश्यक डेटा को हटाकर या डेटा को अधिक कुशलता से व्यवस्थित करके उसका आकार छोटा कर देते हैं। और छोटी फाइल जल्दी अपलोड होती है। हाँ, कम इंटरनेट बैंडविड्थ और कम समय लेती है और क्लाउड पर कम जगह घेरती है। यानी इसके दो सीधे फायदे हैं, समय की बचत और पैसे की बचत। सही कहा। अब बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की। 14वां प्रश्न, जब कोई यूजर किसी डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक अगला पृष्ठ डालता है तो नए सेक्शन के लिए कौन सी विशेषता को बाकी डॉक्यूमेंट से अलग सेट किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है बी, पेज ओरिएंटेशन और मार्जिन सेटिंग्स। पेज ओरिएंटेशन और मार्जिन? जी, सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट को ऐसे स्वतंत्र हिस्सों में बांट देता है जिनकी पेज लेवल फॉर्मेटिंग अलग अलग हो सकती है। मतलब आप एक ही डॉक्यूमेंट के पहले सेक्शन को पोर्ट्रेट में और दूसरे को लैंडस्केप में रख सकते हैं। ये उन लंबी रिपोर्ट्स के लिए बहुत उपयोगी है जहां बीच में आपको एक चौड़ी टेबल या चार्ट के लिए पेज को लैंडस्केप करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अब 15वां प्रश्न फिर से सुरक्षा पर है। नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा के लिए इंक्रिप्शन चालू करने का प्राथमिक लाभ क्या है? डेटा इन ट्रांजिट। जी, इसका सही जवाब है ए। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा हमलावरों के लिए अपठनीय है। इंक्रिप्शन डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है। तो अगर कोई हैकर इसे बीच में पकड़ भी ले तो उसे सिर्फ वो सीक्रेट कोड मिलेगा, असली जानकारी नहीं। असली जानकारी सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास उसे डिक्रिप्ट करने की सही की यानी चाबी हो। इसका मतलब एन्क्रिप्शन डेटा के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है जो उसे यात्रा के दौरान सुरक्षित रखता है। सही है। अब 16वां प्रश्न जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की एक और बारीकी पर है। आप चाहते हैं कि केवल एक चुनी हुई हेडिंग का फॉर्मेट बदले, न कि उस जैसी सभी हेडिंग्स का। आपको क्या करना चाहिए? मतलब सिर्फ एक को बदलना है, सबको नहीं? जी, विकल्प है डायरेक्ट फॉर्मेटिंग लागू करें, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करें, स्टाइल को संशोधित करें या थीम बदलें। सही उत्तर है ए, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग लागू करें। अगर आप जैसी हेडिंग 1 जैसी किसी स्टाइल को बदलते हैं तो डॉक्यूमेंट में जहां-जहां भी वो स्टाइल इस्तेमाल हुई है सब बदल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से अगर आप सिर्फ एक हेडिंग को चुनकर उसे बोल्ड करते हैं या उसका रंग बदलते हैं तो उसे डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं और ये सिर्फ उसी एक जगह पर लागू होता है। तो स्टाइल एक तरह का ग्लोबल रूल है और डायरेक्ट फॉर्मेटिंग एक लोकल या व्यक्तिगत बदलाव है। एकदम सटीक। 17वां प्रश्न डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में है। HDMI और डिस्प्ले पोर्ट की तुलना में कौन सी विशेषता केवल डिस्प्ले पोर्ट में पाई जाती है? डिस्प्ले पोर्ट में क्या खास है? सही उत्तर है ए, डेजी चेनिंग। इसे MST यानी मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। यह डिस्प्ले पोर्ट की एक अनोखी क्षमता है जिससे आप एक ही वीडियो पोर्ट से कई मॉनिटर को एक के बाद एक जोड़ सकते हैं। एक के बाद एक कैसे? केबल कंप्यूटर से पहले मॉनिटर में जाती है, फिर पहले मॉनिटर से एक और केबल निकलकर दूसरे मॉनिटर में जाती है। अच्छा, इससे तो केबल मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, खासकर मल्टी मॉनिटर सेटअप के लिए। अब एक और तकनीकी सवाल कंप्यूटर मेमोरी पर। 18वां प्रश्न एक कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी क्षमता 4K × 8 बिट है। इसे कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर है ए, 12 लाइनें। 12 लाइनें। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलिए समझते हैं। 4K का मतलब है 4 किलो लोकेशन। कंप्यूटर की दुनिया में 1K होता है 1024 जो 2 की घात 10 है। अच्छा, 2 to the power 10। जी, तो 4K का मतलब हुआ 4 × 1024
यानी 4096 मेमोरी लोकेशन। एड्रेस लाइनों की संख्या n का फॉर्मूला है 2n = लोकेशन की संख्या। तो हमें n का मान निकालना है ताकि 2n = 4096 हो, और चूंकि 2 की घात 12 4096 होता है, इसलिए हमें 12 एड्रेस लाइनों की जरूरत होगी। सरल शब्दों में 4096 अलग अलग घरों का पता रखने के लिए हमें 12 बिट की एड्रेस की जरूरत होती है। बहुत अच्छा सरलीकरण है। 19वां प्रश्न डेटा बैकअप की एक आधुनिक तकनीक पर है, कॉपी ऑन राइट, जिसे COW भी कहते हैं। ये स्नैपशॉट पारंपरिक बैकअप से कैसे अलग है? कॉपी ऑन राइट। इसका सही जवाब है ए। ये डेटा ब्लॉकों को बदलने तक केवल उनके पॉइंटर स्टोर करता है। कॉप स्नैपशॉट बहुत तेजी से बनता है। जब आप स्नैपशॉट लेते हैं तो ये असल में पूरे डेटा की कॉपी नहीं करता, बल्कि सिर्फ ये रिकॉर्ड कर लेता है कि डेटा कहां रखा है। तो फिर ये कॉपी कब बनाता है? असली कॉपी तभी बनाई जाती है जब आप मूल डेटा में कोई बदलाव करने जाते हैं, जबकि पारंपरिक बैकअप शुरू में ही पूरे डेटा की एक पूरी कॉपी बना लेता है। तो ये एक स्मार्ट या लेजी बैकअप है। ये तभी मेहनत करता है जब सच में कोई बदलाव होता है। बिल्कुल सही। और अब हमारी आज की चर्चा का अंतिम प्रश्न, ये फिर से एन्क्रिप्शन पर है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का उपयोग करने की एक प्रमुख सीमा या कमी क्या है? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की कमी? सही उत्तर है सी। कुंजी यानी की का वितरण और प्रबंधन कठिन हो जाता है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में डेटा को लॉक और अनलॉक करने के लिए एक ही सीक्रेट की का इस्तेमाल होता है। मतलब भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के पास वही की होनी चाहिए? जी। अब समस्या ये है कि आप उस सीक्रेट की को दूसरे व्यक्ति तक सुरक्षित रूप से कैसे पहुंचाएंगे। इसी को की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। क्योंकि अगर की किसी गलत हाथ में पड़ गई तो पूरा एन्क्रिप्शन बेकार हो जाता है। यही वो वजह है जिसके कारण एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकों का विकास हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। तो आज हमने कंप्यूटर के कई अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। हमने सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के लिए कॉम, विंडो शॉर्टकट्स, OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर और एक्सेल के उपयोगी फंक्शंस को समझा। जी, साथ ही CPU के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट के प्रकार और डेटा कम्युनिकेशन में हार्डवेयर हैंडशेकिंग की भूमिका को भी जाना। हमने SMMI से ईमेल सुरक्षा, ट्रोजन हॉर्स के खतरे, डेटा एन्क्रिप्शन के फायदे और सीमाएं और कॉपी ऑन राइट जैसी आधुनिक बैकअप तकनीक पर भी बात की। हमें उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों का यह विस्तृत विश्लेषण आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई भी प्रश्न या संदेह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने में संकोच न करें और इस जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।